दोस्तों आइए गॉस लॉ का एक दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं कि एक समान आवेशित अनंत समतल प्लेट के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेट है जो काफ़ी दूर चारों तरफ मतलब फैली हुई है, प्लेन प्लेट है और इसका एरिया मान लीजिए ए है और इस पर चार्ज क्यू फैला हुआ है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो वो हो जाएगी सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर ए, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। और अगर हमें रेट मालूम चल गया तो मान लीजिए कि चूंकि प्लेट काफ़ी दूरी तक अनंत तक फैली हुई है और हमें किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो पूरी प्लेट ना लेकर के हम इसका पहले कोई छोटा सा पार्ट लें। मान लीजिए कि हमने एक सर्कुलर शेप में कोई एक ये कट लिया है जिसका कि अपना छोटा सा एरिया है, मान लीजिए एस। और अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो कि यहाँ से मान लीजिए डी डिस्टेंस पर है या आर डिस्टेंस पर है, हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। तो फिर वही तरीका होगा कि पहले तो इस पर चार्ज देखें, तो चार्ज और एस कितना होगा, तो ये रेट के अनुसार हो जाएगा सिग्मा इंटू दैट एरिया, यानी कि एस। ये चार्ज होगा जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फिलहाल इस पर चार्ज हमारे पास मान लीजिए क्यू डैश है, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्यू डैश, और इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड निकालना है तो हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। अब ये चूंकि सर्कुलर प्लेट है तो इसके सामने इतने डिस्टेंस पर अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो वो सब पॉइंट मिलकर के भी एक सर्किल बनाएंगे, सर्कुलर शेप में प्लेट बनाएंगे, और वो इधर भी हो सकते हैं, यानी कि दूसरी साइड में। तो मान लीजिए दूसरी साइड में इस तरीके से वो एक प्लेट बना रहे हैं। तो अगर इन सबको मैं आपस में मिलाऊं तो मुझे साफ दिख रहा है कि एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस तैयार हो सकती है, जिसकी दोनों तरफ फ्लैट सर्कुलर शेप है और चारों तरफ कर्व सरफेस है। अब टोटल सरफेस जो हमारी सिलेंडर बन चुका है, सिलेंडर में 3 सरफेस होती है, तो हम इन तीनों सरफेस से टोटल मिला करके फ्लक्स देखते हैं, उस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स बाहर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी गॉस लॉ है। गॉस लॉ हमारा पीछे हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये होता है हमेशा इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो मान लीजिए यहाँ पर मैं इन सरफेस के नंबर डाल देता हूँ। मान लीजिए ये S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है, और जो कर्व सरफेस है वो मान लीजिए S3 है। तो पहली सरफेस से यानी कि φ1 प्लस दूसरी सरफेस प्लस तीसरी सरफेस, जरा सॉल्व करिए। चूँकि तीनों सरफेस अलग अलग इंडिविजुअली क्लोज नहीं है, तो मैं पहली सरफेस के लिए ये हो जाएगा φ1 इक्वल टू, मान लीजिए कि अब इन पर चूँकि मैंने सरफेस लिए तो वहाँ एलिमेंट्री सरफेस मैं क्रिएट करूँगा। मान लीजिए पहली सरफेस पर कोई एक छोटा सा सेक्शनल पार्ट है जिसकी डायरेक्शन है वेक्टर की ds1, ये उसका एम्पलीट्यूड है और डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। उसी तरीके से दूसरी सरफेस पर कोई अगर लेता हूँ तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी ds2, और कर्व सरफेस पर कोई एक पोर्शन लेता हूँ मैं छोटा सा, मान लो ये लेता हूँ मैं ds3, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इसके ठीक परपेंडिकुलर, वो इसके कर्व सरफेस पर कहीं पर भी हो सकती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। चूँकि यहाँ इस पर चार्ज हमारा सिग्मा इंटू एस है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसा कि हमने शुरू में लिया है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन इससे आगे इधर होगी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर फील्ड की वैल्यू है E1, तो वेक्टर हो गया E1 इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगी अवे टू द चार्ज, और दूसरी सरफेस पर मान लीजिए वो है हमारा E2, और कर्व सरफेस पर इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, ये हो गया E3। अगर ये सेक्शन यहाँ होता तो इधर होती, यहाँ होता तो इधर होती, इस तरीके से कहीं भी ले सकते हैं। आप देखिए कि कुल मिलाकर के अगर हम इनको ध्यान से देखें तो E1 और E2 ये दोनों चूंकि इक्वल डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर इंटेंसिटी सेम होगी, यानी कि E1 और E2 एक्चुअली इन दोनों का जो मॉडुलस होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड होगा, वो सेम ही होगा, और वो वही होगा जो हमें रिक्वायर्ड है हमारे लिए, जिसको कि हमने मान लीजिए E मान रखा है। तो ये हमारा E1 E2 सेम होंगे, E3 अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। अब जरा तोड़िए जो हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे थे φ1 फर्स्ट सरफेस के लिए, तो फर्स्ट सरफेस हमारी ये रही, तो ये हो जाएगा E1
डॉट ds1 प्लस दूसरी सरफेस के लिए E2 डॉट ds2 प्लस थर्ड सरफेस के लिए E3 डॉट ds3। जरा सॉल्व करिए डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट सरफेस के लिए E1 डॉट ds1, और देखिए E और ds की डायरेक्शन सेम है, तो जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। तो ये खुलेगा E1, इसका जो एम्पलीट्यूड है E1 का वो E है, तो मैं E लिख रहा हूँ केवल। तो E इंटू ds1 इंटू cos 0 हो जाएगा 1, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, प्लस सेकेंड सरफेस, यहाँ भी आप देख रहे हैं E2 और ds2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और E2 का भी एम्पलीट्यूड E ही है, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा E इंटू ds2 इंटू cos 0 प्लस, और थर्ड सरफेस के लिए यहाँ देख रहे हैं आप कि E और ds दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा E3, मान लीजिए उसका एम्पलीट्यूड उस पॉइंट पर E3 है, इंटू ds3, लेकिन cos 90 और cos 90 आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप ds1 और ds2, ये जो एलिमेंट्री सरफेस है ds1 और ds2, ये टोटल सरफेस आपकी जो है वो दोनों सेम है। उसको मैं S1 अगर कह दूँ होल सरफेस के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा E, मैं बाहर ले रहा हूँ क्योंकि दोनों सरफेस के लिए सेम है जो कि हमें फाइंड करना है। तो S1 ds1 प्लस E यहाँ भी बाहर आ जाएगा, तो ds2 यानी कि S2, और ये E इंटू ये हो जाएगा टोटल S1 सरफेस प्लस E इंटू टोटल S2 सरफेस, और S1 और S2 सेम है जो कि हमने S मान रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा E इंटू S और का 2 टाइम्स। ये नेट फ्लक्स होगा तीनों सरफेस से पास होने वाला, इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1। देखिए ये मैंने नेट फ्लक्स निकाला है, इस जो सरफेस मैंने इस पूरी सरफेस में छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल लेकर के। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप सिलिंड्रिकल की जगह आप कोई और भी शेप ले सकते हैं, जैसे कि मैं फिगर बनाऊं। आप देखिए, मान लीजिए कि मैं एक स्क्वायर फॉर्म में यहाँ सेक्शन लेता जिसका की सरफेस वैल्यू है मान लीजिए S, और अब इससे इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ भी एक स्क्वायर शेप बनेगी और इधर भी एक स्क्वायर शेप बनेगी। और जब आप इनको मिलाएंगे तो मिलाने पर आप देखिए यहाँ पर सिलेंडर बना था, यहाँ पर क्यूबॉइड बन जाएगा। और क्यूबॉइड में आपकी देखिए 2 इधर उधर वाली सरफेस और 4 चारों तरफ वाली सरफेस, कुल मिलाकर 6 सरफेस हो जाएंगी। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे आप 5(1 + 5(2 + 5(3) एंड so on + 5(6) तक। और जो 6 सरफेस में आप इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो आप देखिए पहली सरफेस S1 वो वही है, तो यहाँ E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 0 बनेगा, लेकिन जो चारों तरफ के 4 सरफेस बनेंगे उन पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अगर इधर है तो सरफेस का मुंह इधर होगा, तो 90 डिग्री। ऐसे नीचे वाली पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो सरफेस डाउनवर्ड होगी। ऐसे ही इधर वाली सरफेस मेरी तरफ वाली पर E अगर इधर है तो वो मेरी तरफ को होगा, यानी कि यहाँ भी 90 डिग्री। और इसी तरह से दूसरी साइड वाली चारों सरफेस की वजह से टोटल जो फ्लक्स होगा वो 90 डिग्री होने की वजह से 0 हो जाएगा। आपका फिर दोनों ये फैक्टर शेष रह जाएंगे और आपका टोटल फ्लक्स यही निकल के आएगा। यानी कि हर स्थिति में इस प्लेट के इसके चारों तरफ जो भी ये क्लोज सरफेस है टोटल फ्लक्स आपका ये है। अब इसी फ्लक्स को हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड से सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड कहती है कि आप टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सीधा Q इनक्लोज ले लीजिए और उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो इनक्लोज देखिए कितना है, जो हमने गॉस सरफेस ली थी उसके भीतर घिरा हुआ जो चार्ज है वो वही है जो हमने शुरू में लिया था, यानी कि Q डैश, और Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश था हमारा सिग्मा इंटू S। ये इक्वेशन नंबर 2। ये दो तरीके से हमने नेट फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस के थ्रू निकाला है। दोनों को इक्वल कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि कंपेयर करने पर 2 इंटू E इंटू S इक्वल टू सिग्मा इंटू S, यहाँ S से S कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा S इंटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कोई भी एक समान आवेशित अनंत समतल प्लेट के पास में
अंदर जो मैंने छोटा सा पीस लिया था एस अमाउंट का, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड होगा ये। लेकिन इस फॉर्मूले में फिर आप ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये जो एस हमने माना था ये ऐसी नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ है। जब एस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब सरफेस आप इतनी की बजाय इतनी लेते या और बड़ी लेते, यानी कि पूरी प्लेट भी लेंगे तब भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट यही होगी। तो इस तरीके से हमने किसी भी अनंत विस्तार वाली समतल प्लेट के कारण जो कि होमोजेनियसली चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, उसकी वजह से उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, जो कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया जिस पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे कैलकुलेट होगी। एप्सिलॉन आपका परमिटिविटी इन द स्पेस है, वो आपका कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला डिराइव होता है। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये सिंगल प्लेट के लिए हमने डिराइव किया है, लेकिन अगर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास रखी हों और दोनों चार्ज हों, तो अलग अलग चार्ज होने पर या सेम चार्ज होने पर उनके बाहर या उनके भीतर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। मान लीजिए हमारे पास दो प्लेटें हैं, दोनों ही सेम चार्ज है, मान लीजिए इसको भी क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज है। अब इनके पास किसी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ हम बात करें पॉइंट को इन दोनों के अंदर पड़ रहा है, तो इस पॉइंट पर कितना फील्ड बनेगा। तो देखिए ड्यू टू सिंगल प्लेट हम निकाल चुके हैं इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी इस चार्ज के प्लेट पर। जो प्लेट पर चार्ज है, तो यहाँ प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन तो होगी इधर, और उसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीके से दूसरी प्लेट अगर वो भी सेम चार्ज है तो उसकी वजह से इस पर फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और उसका भी मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ की बजाय अगर बाहर होता दोनों प्लेटों के, तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अमाउंट के साथ इधर होती, और इस वाली प्लेट की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होती सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही बात इधर भी लागू होती। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जीरो हो गया, कैंसिल होने की वजह से, जबकि यहाँ पर फील्ड आपका डबल हो गया सेम डायरेक्शन होने की वजह से, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों अगर ये प्लेटें दोनों अपोजिट चार्ज होती, उस केस में आप देखिए कि अंदर वाले पॉइंट पर जहाँ फील्ड पहले केस में जीरो हो चुका था, वहाँ इस प्लेट की वजह से फील्ड इधर और इस प्लेट की वजह से भी इधर ही होने की वजह से यहाँ पर जुड़ जाता, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता, जबकि बाहर इधर या इधर किसी पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड इधर और इसकी वजह से फील्ड इधर होने की वजह से नेट फील्ड जीरो हो जाता। यानी कि आप देख रहे हैं दो सेम चार्ज प्लेट के बाहर फील्ड होता है, अंदर जो है जीरो होता है, जबकि अपोजिट चार्ज प्लेट के भीतर फील्ड मैक्सिमम होता है और बाहर फील्ड जीरो होता है। इसी आधार पर जब कोई चार्ज मूव करता है अपोजिट चार्ज प्लेट के बीच के बाहर, कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, तो ये अनइफेक्टेड होते हुए बिना किसी इफेक्ट के ये सीधा निकल जाता है, और यही केस अब सेम चार्ज प्लेटों के बीच में होता है। तो इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेट के रूप में जो फील्ड बन रहा है प्लेट की वजह से, तो वहाँ किस तरह से इफेक्ट होगा ये हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए अब हम किसी पतले खोखला कोई गोला है ये, और ये होमोजेनियसली चार्ज है, मान लीजिए इस पर चार्ज है क्यू। तो अब हम इस पतले खोखले गोले यानी कि गोलीय कोश की वजह से इसके चारों तरफ कितना फील्ड बनेगा हम बाहर भी निकालेंगे अंदर भी निकालेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो गोला है इसके अपनी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, सेंटर मान लीजिए ओ है। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाहर किसी पॉइंट पी पर जो कि सेंटर से मान लीजिए आर डिस्टेंस पर है, वहाँ सबसे पहले हम बाहर वाले पॉइंट पर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम गॉस सरफेस तैयार करेंगे। तो आप देखिए कि चूंकि खुद अपने आप में स्फीयर जो है एक यूनिफॉर्म सरफेस है, तो इसके चारों तरफ जो गॉस सरफेस होगी वो भी इसी शेप में ही स्फेरिकल ही होगी। और अगर ये गॉस सरफेस है एस जी कह दूँ मैं इसको, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना होगा सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो कैलकुलेशन का तरीका है वो वही है कि सबसे जो हमारी गॉस थ्योरम है कि नेट फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं कि नेट फ्लक्स फाई कितना होगा। उसके लिए इस पर कोई मैं एलिमेंट्री सरफेस मान लूँ, मान लीजिए ये हमारी कोई सरफेस है जिसकी वैल्यू है ds, तो वेक्टर है मान लीजिए वेक्टर ds, और यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे आगे, यानी कि E की वैल्यू ये होगी जो हमें फाइंड करनी है। और चूंकि E और ds की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन क्लोज्ड पूरी सरफेस के लिए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और डी फाई होगा आपका E डॉट डी एस, यानी कि इंटीग्रेशन E इंटू डी एस इंटू कॉस 0। और E जो है हर पॉइंट पर गॉस सरफेस पर सेम होता है, तो इसलिए हम E बाहर ले लें, तो क्लोज इंटीग्रल फॉर डी एस यानी कि E इंटू टोटल गॉस सरफेस। और किसी भी स्फीयर, चूँकि स्फेरिकल शेप में है इसलिए इसका जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस गॉसिंग सरफेस की रेडियस हमने आर ली है, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं वो आर है, दूरी पर है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहीं पर ही हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड के लिए चार्ज इनक्लोज, तो जो गॉस सरफेस हमने इमेजिन किए हैं उसके भीतर टोटल कितना चार्ज है, तो सारा चार्ज क्यू ही इसके भीतर अंदर है, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही टोटल फ्लक्स हैं तो दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर हम पाएंगे कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि ये वही फील्ड है जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। इसका मतलब है कि किसी भी खोखले पतले आवेशित गोले के बाहर किसी पॉइंट पर क्षेत्र वही होता है अगर हम पूरा का पूरे गोले के आवेश को उसके सेंटर पर सेंट्रलाइज कर दें। तो ये हमारा गॉस अप्लाई लॉ जो है उसको अप्लाई करते हुए अपने फील्ड निकाला है। अगर ये पॉइंट, ये तो था इसके बाहर, अगर ये इसके ऊपर होता, मान लीजिए इस पॉइंट पर होता, ये कोई पॉइंट क्यू है, तो अब की बार फिर दोबारा से हम एक गॉस सरफेस इमेजिन करते। गॉस सरफेस खुद अपने आप में ये स्फीयर ही गॉस सरफेस होती है उस केस में, और जब गॉस सरफेस होती है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर उस गॉस सरफेस की रेडियस खुद आर ही हो जाती है, तो यही हमारी गॉस सरफेस हो जाती है सेकंड केस में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा नेट फ्लक्स पास होता वो डी फाई डॉट डी एस, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी कोई अगर हम एलिमेंट्री सरफेस लें तो उस केस में डी एस आपका ये वेक्टर बनता, और इसकी वजह से फील्ड आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में यही होता है, तो दोनों उस केस में फिर भी आपका 0 डिग्री एंगल बनता। और यहाँ आप सॉल्व करते हुए डी एस टू cos 0 आपका यही सॉल्व होता। लेकिन गॉस सरफेस की वैल्यू उस समय हम, चूँकि रेडियस उसकी कैपिटल आर है, खुद अपने आप में जो गोला है उसी की रेडियस है, तो यहाँ 4 पाई इंटू, चूँकि उसकी रेडियस जो गॉस सरफेस है उसकी रेडियस खुद आर है, तो उस केस में यहाँ पर जो हमारा नेट फ्लक्स बनता है वो E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता। तो उसकी और राइट हैंड साइड आप देखिए कि इनक्लोज सरफेस खुद अपने आप पे चार्ज ही उस गॉस सरफेस पर है, तो राइट हैंड साइड आपकी यही होती। तो सेकंड केस में जब आपके गोले के सरफेस की बात कर रहे होते हैं हम, तो सरफेस पर E इंटू 4 पाई स्मॉल आर की जगह उस केस में कैपिटल आर हो जाता, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सरफेस के लिए फील्ड बनता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए स्मॉल आर आपका रिप्लेस हो गया कैपिटल आर में। तो ये किसी भी गोले की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अब अंदर की बात करें, थर्ड केस, मान लीजिए कोई पॉइंट एम है जो कि इसके अंदर है, इस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है, तो फिर एक गॉस सरफेस इमेजिन करते हैं। गॉस सरफेस स्फेरिकल शेप में अब की बार ये हो जाएगी और ये गॉस सरफेस होगी। तो उस केस में इसके कोई भी मान लीजिए किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट को हम निकालना चाह रहे थे, तो यहाँ पर कोई मैंने एलिमेंट्री सरफेस ली, तो उस समय डी एस की डायरेक्शन आपकी ये हो जाती, और यहाँ पर ऑलरेडी ई की डायरेक्शन आउटवर्ड है ही, तो फिर दोबारा से वही बनता चला जाता है। हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो बन जाती है ई डॉट डी एस, यानी कि ई डी एस यानी कि ई इंटू एस जी, और एस जी उस समय अगर इसकी रेडियस मान लीजिए आर डैश है, तो थर्ड केस में, ये सेकंड केस था हमारा, थर्ड केस में
लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है ई इंटू, यानी कि अंदर साइड में, इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ये पूरा का पूरा सर यहाँ तक जो हमारी फर्स्ट टर्म बनती है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड जो बनती है वो है क्यू इनक्लोज्ड, और इस गॉस सरफेस के भीतर कितना चार्ज है, तो आप देख रहे हैं सारा चार्ज इसके बाहर तो है, लेकिन ना इसके ऊपर है ना इसके अंदर है। इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो राइट हैंड साइड हमारी 0 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0 ही होगी। और जब ये होती दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इनर साइड में कोई किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका 0 ही कैलकुलेट करके आता है। इसका मतलब किसी खोखले आवेशित गोले, पतले खोखले आवेशित गोले के भीतर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इंटेंसिटी होती है, वो आपकी 0 होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए हमने किसी खोखले गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। दोस्तों गॉस के नियम को अप्लाई करते हुए एक और केस लेते हैं कि एक समान आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि अब की बार जो हमारा गोला है वो ठोस है और उसमें पूरा एक समान रूप से एक क्यू चार्ज फैला हुआ है, और जब इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है तो इसका मतलब है, मान लीजिए क्यू चार्ज है जिसकी अपनी रेडियस आर है, तो चूंकि एक समान दर से फैला हुआ है तो एक रेट डिसाइड कर लेते हैं। तो रेट हो जाएगी उसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो, वो हो जाएगी टोटल चार्ज क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू। ये वो रेट है जिसके आधार पर हम किसी भी हिस्से का चार्ज निकाल सकते हैं। अब इस स्फीयर की वजह से, सॉलिड है ये हमारा, इस स्फीयर की वजह से सबसे पहले हम लेते हैं किसी बाहर वाले बिंदु पर, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है जिसकी कि इसके सेंटर से डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल आर है, यहाँ फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो उसी तरीके से हम गॉस स्फीयर की कल्पना करेंगे सबसे पहले, और हमारा जो गॉस लॉ है वो फिर एक बार याद दिला दें आपको। वो कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस रेशो के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे कि टोटल चार्ज जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जो हम इमेजिन कर रहे हैं गॉस फ्लक्स जो पी से पास होगा, और होगा कैसा, सिमेट्रिकली पी से पास होने वाला जो गॉसियन सरफेस होगी वो स्फेरिकली होगी, क्योंकि हमारा गोला भी ये जो चार्ज सरफेस है ये स्फेरिकल है। इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स पिछली तरीके से नेट फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस डी फाई, और ये उसी तरीके से हम कर सकते हैं ई डॉट डी एस, जहाँ ई तो होगा इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इससे ठीक आगे होगा, उसकी डायरेक्शन इससे इधर होगी, और ई हमें फाइंड करना है। और जो डी एस है वो यहाँ पर मान लीजिए इस गॉसियन सरफेस पर कोई हमने एलिमेंट्री सरफेस ली है जिसका वेक्टर डी एस वो भी इसके परपेंडिकुलर ई की डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर एंगल हमारा थीटा बन रहा है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये उसी तरीके से ई इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो आपका 1 हो जाएगा, और ई हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। तो ई बाहर लेने पर टोटल इंटीग्रल ऑफ डी एस, और डी एस हो जाएगा हमारा गॉसियन सरफेस यानी कि ई इंटू एस जी, और गॉसियन सरफेस की वैल्यू हमारी स्फेरिकल सरफेस वो हम जानते हैं 4 पाई, और चूंकि इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर ली है तो 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ये हमने नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द इमेजिनरी जो हमने एज्यूम किया है गॉस सरफेस उसके थ्रू निकाला है। वो गॉस सरफेस इस पॉइंट से पास हो रही है जिस पर हमें फील्ड निकालना है। राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारी है क्यू एनक्लोज्ड, और इस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज घिरा हुआ है, तो सारा क्यू चार्ज घिरा हुआ है, तो टोटल चार्ज क्यू हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। दोनों का कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आप देख रहे हैं ये वही फॉर्मूला है जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसके पास किसी पॉइंट पर फील्ड होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉलिड स्फीयर की वजह से भी जिस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है उसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वही होगा कि हम पूरे आवेश को उसके सेंटर पर सेंट्रलाइज कर दें। अब लेते हैं इसके सरफेस पर, मान लीजिए सरफेस पर कोई पॉइंट ये हमारा बाहर पी था, मान लीजिए कोई पॉइंट क्यू है,
तो फिर पिछले आर्टिकल के तरीके से हम यहाँ पर फिर वही तरीका अपनाएंगे कि गॉसियन सरफेस हमारी अब की बार ये खुद ही स्फीयर बन जाएगा, और जब खुद स्फीयर बन जाएगा तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व की थी करते हुए यहाँ पर ds जो हमारा बनेगा, तो जो ये गॉसियन सरफेस की वैल्यू ई भरते हुए ई इंटू 4 कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगी। तो सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो होगी ई इंटू 4 R स्क्वायर। और जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इनक्लोज चार्ज फिर देख रहे हैं कि इस गॉसियन सरफेस जो कि सेकंड केस के लिए हमारी ये खुद ही स्फीयर गॉसियन सरफेस है, तो इससे इनक्लोज चार्ज आपका वो टोटली क्यू होगा। तो राइट हैंड साइड हमारी क्यू ही रहेगी, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कि दिस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मूले में फिर दोबारा से R आपका कैपिटल R में रिप्लेस हो गया। लेकिन थर्ड केस में अगर हम अंदर लेते हैं कोई पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट M है, अब इस पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अब की बार जो गॉसियन सरफेस होगी वो ये वाली गॉसियन सरफेस होगी जिसकी की रेडियस मान लीजिए अगर स्मॉल r है, तो अब की बार ये r रेडियस का ये स्फीयर होगा ये वाला। और फिर उसी तरीके से हम यहाँ पर कोई एक एलिमेंट्री सरफेस ds को करें, और फील्ड की डायरेक्शन जो इसके भीतर चार्ज है उसकी वजह से आपका फील्ड बाहर है, तो यहाँ भी आपका थीटा 0 ही होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करेंगे तो सेम करते हुए ई डी एस कॉस 0 करते हुए ds जो आएगा वो अब की बार ये वाली गॉसियन सरफेस हो जाएगी जो थर्ड केस में है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 इंटू दिस रेडियस यानी कि स्मॉल r, तो 4 R स्क्वायर। तो मैं थर्ड केस में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी हमारी नेट फ्लक्स वो होगा आपका E इंटू 4 R स्क्वायर। जो हमारी इक्वेशन 1 है वो सेम ऐसी जाएगी। यहाँ अंतर ये है कि रेडियस ये अंदर वाले सर्किल की स्फीयर की ली जाएगी। अब आती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो हमारा इनक्लोज चार्ज है वो अब की बार इनक्लोज चार्ज इतने बड़े स्फीयर के भीतर जो चार्ज है वो होगा, और ये डिसाइड होगा रेट से, क्योंकि अब की बार चार्ज यहाँ पर मौजूद है। जो हॉलो स्फीयर था हमारा खोखला वाला था उस केस में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, तो हमारा राइट हैंड साइड 0 हो गई थी, नेट फ्लक्स 0 आ रहा था। लेकिन यहाँ की बार ये वाला जो स्फीयर दिखाई दे रहा है हमको, इसके भीतर का चार्ज हमारा इनक्लोज चार्ज होगा। अगर मैं इसके चार्ज की वैल्यू को क्यू डैश कहूँ तो ये क्यू डैश होगा हमारा रेट के अकॉर्डिंग रो इंटू ये वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हमारा है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और रो है हमारा q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये रो हो गया, इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम है, 4/3 पाई कैंसिल। तो इसका मतलब है कि जो इनक्लोज चार्ज बैठा वो होगा हमारा q इंटू R क्यूब अपॉन R क्यूब। और जब ये होगा इनक्लोज चार्ज तो हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। मैं इधर से मिटा देता हूँ। तो अब की बार जो गॉसियन सरफेस जो अंदर वाली है उसके अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स जो हमारा राइट हैंड साइड का जो बैठ रहा है वो होगा फाई इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनक्लोज चार्ज अब की बार क्यू डैश है, क्यू डैश हम फाइंड कर चुके हैं। तो क्यू इंटू R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी, और इक्वेशन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, दोनों को कंपेयर कर दें। E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब, और यहाँ से हम E इक्वल टू निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपॉन R क्यूब। ये किसी भी जो हमारा ठोस गोला है उसके भीतर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को शो करेगा। तो इस तरीके से हम देखिए गॉस लॉ का अप्लाई करते हुए किसी भी ठोस आवेशित गोले जो कि एक समान रूप से आवेशित है उसके बाहर या ऊपर या अंदर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी से जोड़ते हुए किसी एटम के कारण उसके चारों तरफ कितना विद्युत क्षेत्र बनता है इसकी चर्चा हम आपके साथ अगले वीडियो में करते हैं।